यस। सो हमने कल बेसिकली किया था MVC को फॉलो किया था, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। उसमें व्यू वाली लेयर हमने कहा था कि चूंकि ये API बन रही है तो व्यू API में व्यू नहीं होता है, API में जस्ट डाटा एक्सपोज होता है किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे, तो फ्रंट एंड वाला व्यू हम अलग से कर लेंगे। तो मॉडल और कंट्रोलर हमने कर लिया था। हमने कहा था कि जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सारी की सारी सर्वर रिसीव करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को किसी पर्टिकुलर राउट पे माउंट करेगा, वो राउट बेसिकली किसी फंक्शन को फॉलो करके उस फंक्शन के अंदर जाके बिजनेस लॉजिक को फॉलो करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब तक की ये थी कि हमने अपने सर्वर पे जितने भी राउट्स बनाने हैं उनमें रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल की कंप्लीशन का खास ख्याल रखना है। अगर रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कहीं ब्रेक हो गया तो हमारी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे क्या हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, और उस हॉल्ट का नतीजा क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद 30 या 40 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट का एक एरर आएगा आपको। तो इसलिए रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाटा नहीं मिलता तो सर्वर से आप एरर वापस भेज दें, लेकिन वापस भेजना कुछ जरूर है। फ्रंट एंड या क्लाइंट को लाजमी इन्फॉर्म करना है कि एरर है, सक्सेस है, फेलियर है, या व्हाटसोएवर इट इज, बट रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो आज हम चलते हैं जी, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम एक रिसोर्स का कंप्लीट पूरा साइकिल कंप्लीट कर लें विद प्रोडक्ट्स के साथ, बाकी सबका आसान हो जाएगा। हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, हमने से मुराद हमारे बैकएंड ने, और इसके लिए अगर आप देखें या आपने अगर याद करें तो मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी, एंड दैट डायग्राम वाज रिलेटेड टू कि जी ये हमारा बैकएंड है और ये हमारा डेटाबेस है, और मैंने इससे पहले इन दोनों को बैकएंड में रखा, यानी बैकएंड का मतलब डेटाबेस और सर्वर दो हमारे कंबाइन चीज़ें। अब चूंकि हम क्लाइंट तो यहाँ बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम सिर्फ बैकएंड पढ़ रहे हैं, तो बैकएंड में ये हमारा क्या है, सर्वर है, और ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। अब इसका फ्लो ये है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी तो कौन रिसीव करेगा, सर्वर रिसीव करेगा, किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर रिसीव करेगा, वो एंड पॉइंट राउटर में मेंशन होगा और राउटर उसको कंट्रोलर में भेज देगा और कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक परफॉर्म हो रही होगी। अब बुनियादी तौर पे अभी तक जब कंट्रोलर में कोई रिक्वेस्ट पहुंचती है तो कंट्रोलर से ही रिस्पांस वापस भेज देती है हार्ड कोडेड डाटा के साथ। अब मुझे करना यह है कि मुझे डेटाबेस से डाटा मंगवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सर्वर को कनेक्ट करूंगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ, सो दैट जब भी मेरी क्लाइंट को डेटा चाहिए तो सर्वर तो डेटा स्टोर नहीं कर सकता, सर्वर कहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा या डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस से ये डाटा वापस ला के सर्वर को देगा, और सर्वर उस डाटा पर कोई नेसेसरी ऑपरेशन या फॉर्मेटिंग या जो भी करना हुआ चेक एंड बैलेंस वो करके कंडीशंस वाला चेक करके वापस डाटा किसको भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा। ये क्लाइंट मोबाइल ऐप भी हो सकती है, ये क्लाइंट ब्राउजर भी हो सकता है, ये क्लाइंट कोई और स्मार्ट डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे गाड़ी के सेंसर वेंसर्स होते हैं, तो गाड़ी के सेंसर वेदर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, किसी न किसी सर्वर से कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो नाउ ये जो काम है ना, ये जो कम्युनिकेशन है, ये कैसे पॉसिबल होगी, हमारे सर्वर के दरमियान और हमारे डेटाबेस के दरमियान। हमारे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हुई थी, हमने उन दोनों को आपस में लिंक किया था, और लिंक किसके जरिए किया था, API के जरिए किया था, और API के जरिए लिंक करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, API का एंड पॉइंट चाहिए होता है। अब हमने सर्वर और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, मेक श्योर कि हमारा सर्वर कंप्लीटली अलग एप्लीकेशन है और हमारा डेटाबेस कंप्लीटली अलग एप्लीकेशन है। जब दो एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो जाहिर है वो किसी न किसी टूल को इस्तेमाल करेंगी। तो हम यहाँ पे जो एक नया टूल इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी वो टूल बेसिकली क्या कर रहा होगा, वो डेटाबेस और सर्वर की कम्युनिकेशन कराने का जिम्मेदार होगा। ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है ये बेसिकली एक नया टूल है, and that tool is called as, या तो होगा ये ODM या ये होगा ORM। नाउ ये दो टर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ये सिर्फ ये सवाल पूछ सकते हैं जी ODM और ORM क्या होता है, या आपने कौन सा ODM यूज़ किया है, कौन सा ORM यूज़ किया है, ये होते क्या है। याद रखिएगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हमारे मन स्टैक में सारी कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। अब ऑब्जेक्ट आपको पता है दो रिप्रेजेंटेशन है, एक जेसन और एक प्लेन JS का ऑब्जेक्ट, और आपको दोनों रिप्रेजेंटेशन का पता है। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि हम जो डेटाबेस फ्रंट एंड से भेजते हैं बॉडी में, वो भी ऑब्जेक्ट की शक्ल में भेजते हैं, जो सर्वर पे डाटा रिसीव करते हैं वो भी किसकी शक्ल में रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये भी पता है ना आपको, वो भी ऑब्जेक्ट की शक्ल में रिसीव करते हैं। और फिर बल्कि हम एक टॉपिक मिस कर गए हैं, हमने रिक्वेस्ट पढ़ी है ना, गेट रिक्वेस्ट पढ़ी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी पढ़ी है, पुट भी पढ़ी है, पैच भी पढ़ी है, डिलीट भी पढ़ी है। हमने गेट रिक्वेस्ट से सर्वर से डाटा तो लिया, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट के साथ डाटा सर्वर पे नहीं भेजा अभी तक, ऐसे ही है।
हमने अभी तक डाटा सर्वर पे नहीं भेजा। वो पुराना जो फेक जेसन सर्वर है उसमें तो भेजा था फेक स्टोर एपीआई, लेकिन इसमें नहीं भेजा। तो मैं अभी उस पर आता हूँ, लेकिन पहले चलें, ये शुरू हो चुका है टॉपिक तो ये कंप्लीट कर लें, बीच में मैं स्किप कर गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट भेजेगा, यानी ऐड न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, क्लाइंट के पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म में उसने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ली और पोस्ट रिक्वेस्ट में वो इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी सर्वर पे। तो सर्वर ने वो इन्फॉर्मेशन कैसे रिसीव की ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बट फॉर एग्जांपल वो रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अब मुझे भेजना है किधर, डेटाबेस में। तो याद रखिएगा कि ये जो MongoDB है ना, दिस इज कॉल्ड एज नो एसक्यूएल डेटाबेस, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन सेव करता है वो भी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सेव करता है। यानी एसक्यूएल का मतलब, जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा है उनको पता होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशनल डेटाबेस था। MongoDB नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, लेकिन इस बहस में बाद में जाएंगे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव होती है ये भी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, याद रखिएगा कि MongoDB का ऑब्जेक्ट और प्लेन वनीला JS का ऑब्जेक्ट, शक्ल दोनों की बिल्कुल सेम दिखती है, लेकिन एक्चुअली वो सेम होते नहीं हैं, क्योंकि MongoDB में उस ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट कहते हैं और हमारे प्लेन बैकएंड या जावास्क्रिप्ट में उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं या जेसन बोलते हैं। सो जेसन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द MongoDB। तो हमें क्या करना होता है, इनकी इंटर कन्वर्जन करनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होता है डॉक्यूमेंट में और डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना होता है किस में, वापस ऑब्जेक्ट में, ताकि जब हमारे सर्वर से डेटाबेस में जाए तो ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दे, डॉक्यूमेंट में, और जब डेटाबेस से वापस सर्वर पे आए तो डॉक्यूमेंट को किस में कन्वर्ट कर दे, ऑब्जेक्ट में। ये जो काम है ना, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग, इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं ODM। तो ODM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, यानी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है और डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो इन केस वी आर यूजिंग MongoDB तो हम यूज करेंगे ODM, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। और ये जो ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर हैं ये बहुत तरह के हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो करेंगे Mongoose। कौन सा, तो Mongoose इज अ लाइब्रेरी, जैसे हम एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी, तो Mongoose एक लाइब्रेरी है that sits between our server and database and that allows the communication, that helps us establish the connection between database and our backend server and also that allows the communication between these two। और वो कम्युनिकेशन कैसे मेक श्योर करता है, इंटर कन्वर्जन करके। MongoDB डॉक्यूमेंट समझता है और हमारा सर्वर ऑब्जेक्ट समझता है। तो Mongoose क्या करता है, डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में इंटर कन्वर्ट करके इनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है। ये फिलॉसफी हमने फॉलो करनी है। समझ आ गई बात। तो ये थियोरेटिकल डिटेल तो मैंने आपको बता दी, थोड़ी देर में इसके ऊपर वापस आता हूँ, लेकिन हम पहले ज़रा यहाँ अपना रिक्वेस्ट रिस्पांस फ्लो देखते हैं। यानी हमने रिक्वेस्ट रिस्पांस फ्लो तो देख लिया, हमने तमाम इन्फॉर्मेशन सर्वर से गेट करके पोस्टमैन में देख ली। अब हम सर्वर को क्लाइंट से वापस किधर भेजेंगे, सर्वर पे भेजेंगे, जो कि इससे पहले हमने नहीं भेजी। सो याद रखिएगा, there are three ways, at least 3 ways through which we can send the data from client to server. There was only one way to get the data from server to client, और वो कौन सा था, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करें और सर्वर से आप डेटा मंगवा लें, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्स का मंगवाएं, चाहे वो आप ऑल डेटा मंगवाएं, जो कुछ भी। लेकिन सर्वर पर आप डाटा भेजना है कहाँ से, क्लाइंट से। तो इसके 3 तरीके हैं, कम से कम 3 तरीके तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, उन तीनों तरीकों को 1 by 1 फॉलो करते हैं एंड देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू डू समथिंग विद द डेटाबेस। ये मुझे क्यों याद आया, बिकॉज हमने जो डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन सेव करनी है वो कहाँ से लानी है, फ्रंट एंड से भेजनी है ना। तो अभी तो हमने फ्रंट एंड से सर्वर तक इन्फॉर्मेशन भेजने का तरीका ही नहीं सीखा, तो हम पहले चले हैं जी सर्वर से डेटाबेस की कम्युनिकेशन करवाने। तो इसलिए फ्लो कंप्लीट तब होगा। द आइडियल केस वुड बी ऑब्वियसली एंड प्रॉबेबली टू डू दिस। तो मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं इस पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाऊँ तो ये मैं भेज रहा हूँ एक पोस्ट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट कॉलन 8000/API/new/product। अगर मैं इस एंड पॉइंट को हिट करता हूँ तो मुझे अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा। इसका मतलब है मैंने यहाँ से कोई डाटा सर्वर पे नहीं भेजा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब इट्स पॉसिबल, और ये रिक्वेस्ट कौन सी है, अल्लाह, रिक्वेस्ट की टाइप पोस्ट है। रिक्वेस्ट कौन सी है, नेटवर्क पे आप कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं ना, HTTP रिक्वेस्ट करते हैं ना भाई। ये रिक्वेस्ट HTTP है और HTTP रिक्वेस्ट टाइप की 5 अकसाम हमने पढ़ी हैं और उनमें से एक किस्म पोस्ट है। तो ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये पूरा जवाब है इसका। ये क्या है,
HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है। अच्छा, लेट मी गाइड यू थ्रू। अगर मैं यहां पे लिखूं HTTP रिक्वेस्ट, तो आप व्हाट डज HTTP रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ, आपसे ये भी इंटरव्यू का सवाल हो सकता है। अब बार बार इंटरव्यू को पूछते हैं, तो ये सारे इंटरव्यू HTTP रिक्वेस्ट व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। तो HTTP रिक्वेस्ट दो चीजों पे मुश्तमिल होती है प्राइमरीली। यहां पे अगर आप देखें, अगर आपको नजर आए तो कोई अच्छी सी डायग्राम देखते हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये एक HTTP की रिक्वेस्ट एटलीस्ट दो चीजों पे मुश्तमिल होती है, एक रिक्वेस्ट हेडर, दूसरा रिक्वेस्ट बॉडी। आई रिपीट, HTTP की रिक्वेस्ट दो चीजों पे कम से कम मुश्तमिल होती है, एक रिक्वेस्ट हेडर और दूसरा रिक्वेस्ट बॉडी। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, हर रिक्वेस्ट के पास क्या होता है, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। तो इसका मतलब है हम इंफॉर्मेशन या तो रिक्वेस्ट के हेडर में डाल के भेज सकते हैं या रिक्वेस्ट की बॉडी में डाल के भेज सकते हैं। बात समझ आइए। और आप ये भी सुन लें कि अगर आपके पास कोई छोटी यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो उस इंफॉर्मेशन को आप रिक्वेस्ट के हेडर में भेजेंगे, और अगर कोई बड़ा एंटायर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना हो तो उसको कहाँ भेजेंगे, रिक्वेस्ट की बॉडी में। ये कम से कम है। तो किसी भी रिक्वेस्ट में उस रिक्वेस्ट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां से अब क्लाइंट से एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन सर्वर पे भेजूंगा। कैसे भेजूंगा? मैंने कहा जी दो तरीके हैं, एक रिक्वेस्ट हेडर, दूसरा रिक्वेस्ट की बॉडी। अगर आप यहां देखें तो ये आपको हेडर नजर आ रहा है। ये कौन से हेडर्स हैं, किसके हेडर्स हैं? रिक्वेस्ट के हेडर्स हैं। और हेडर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यानी हेडर इंटायरली एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यानी रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी दोनों क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में सब कुछ ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपसे पूछे जी HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, तो आप कहेंगे जी HTTP रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट हेडर पे और एक रिक्वेस्ट बॉडी, दो चीजें उसमें होती हैं। और अगर आपसे पूछे कि रिक्वेस्ट हेडर क्या भला है, तो आप कहेंगे जी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो हेडर्स के बीच में लिखा है 7, और ये सातों के साथ हिडन है। अगर आप इसे अनएक्सपोज करेंगे तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। अगर आप इसे कहीं रॉ फॉर्म में देख सकें, आई डोंट नो हाउ टू डू इट और हाउ टू सी इट इन रॉ फॉर्म, तो ये रॉ फॉर्म में बिल्कुल ऑब्जेक्ट ही होगा। ये की है और ये वैल्यू है, की वैल्यू। तो एक हेडर में कितनी इंफॉर्मेशन जा रही है? 7 प्रॉपर्टीज। तो आप जैसे ये इंफॉर्मेशन जा रही है ना, वैसे आप अपनी कुछ कस्टम इंफॉर्मेशन भी हेडर के जरिए भेज सकते हैं। और ये डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है, यानी HTTP के हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए होती है, वो हर HTTP रिक्वेस्ट के अंदर बिल्ट इन आ जाती है। दूसरी चीज, अगर आप बॉडी देखें तो बॉडी में कुछ भी नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जब भी आप किसी भी HTTP की रिक्वेस्ट की बॉडी में कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहेंगे तो आप पहले क्या है, यहां बॉडी पे आएंगे। अब बॉडी पे इंफॉर्मेशन भेजने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने जो तरीका पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रॉ में जाएं और जेसन में, क्योंकि हम जेसन से फेमिलियर हैं। हम जो डाटा भेजेंगे वो किस फॉर्म में भेजेंगे, जेसन के फॉर्मेट में भेजेंगे। मेक सेंस? अब जरा यहाँ पे आएँ और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि चूंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, तो बजाय इसके कि सारा ऑब्जेक्ट खुद टाइप करने के, मैं ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फेक स्टोर API का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। इफ आई गो हियर और अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, तो मैं क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे भेजूंगा वो इस फॉर्म में भेजूंगा। यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हम मजीद खुद से डाल देते हैं, क्योंकि अब ये हमारा अपना कस्टम ऑब्जेक्ट है ना, तो वी कैन डू दैट। तो हम ये कर सकते हैं जी, इमेज के बाद हम इसे कर दें जी, ये क्या है जी, इसका स्टॉक कितना है, यानी कितनी क्वांटिटी हमें हमारी शॉप पे मौजूद है या हमने रिसीव की है। इसका स्टॉक है 20। और क्या चीज़ जो हमें चाहिए हो सकती है प्रोडक्ट में, इसकी कैटेगरी क्या है? अभी तो इसमें कैटेगरी नहीं है ना, किधर है? अच्छा हाँ, कैटेगरी है। और क्या हो सकता है यूज़फुल? हाँ, आईडी फिलहाल एक ही ठीक है ना, जब दूसरा करेंगे तो 2 कर देंगे, ये एक यूनिक है ना।
अच्छा नॉर्मली इसमें हम आईडी नहीं भेजते, उसकी वजह बताऊंगा आपको, आईडी को छोड़ ही दें। और इसमें क्या कह सकते हैं, बिल्कुल अरे भेज सकते हैं आप, अरे भेज सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे इसके कलर्स हैं, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं। एक है हमारे पास जिसका रेड कलर है, ये समझे वेरिएंट्स, ठीक है। तो एक है इसका रेड है, दूसरा इसका है ग्रीन है, तीसरा है कुछ भी। और कोई सजेशन जल्दी से, शाबाश। हाँ सॉरी, नहीं कलर नहीं, मतलब कोई और प्रॉपर्टी, वो तो जितने मर्जी ऐड कर दें अरे है ना, आपकी मर्जी है, जितने मर्जी ऐड कर दें। और कोई प्रॉपर्टी, कलर्स, हाँ इसके साइजेस, अब जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाना चाहे बना सकते हैं ना, क्योंकि अब तो आपका अपना बैकएंड है, अब तो वो लिमिट खत्म हो गई बाना कि जी नहीं ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, ये अब तो कुछ लिमिटेड नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी कि साइजेस भी अरे हैं। कौन कौन से साइजेस होते हैं, एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, और कौन सा होता है, नहीं आपका जो भी मतलब है, लेकिन ये मतलब भी ठीक था अब बताएं जरा आपका मतलब क्या था, ये मतलब भी काम का था ना। हाँ ये बात याद रखें कि जब भी हम डेटाबेस में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वन एट अ टाइम करते हैं। आप एक ही फॉर्म में मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये समझे कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं फ्रंट एंड से, तो फॉर्म में पूरी अरे तो नहीं डाल सकते ना कहीं। हाँ ऐसा मुमकिन है कि आपने एक एक्सेल की शीट बनाई हो, CSV की शीट बनाई हो, और आप एक इंपोर्ट का बटन बनाएं और क्लिक करें और एक्सेल से सारा कुछ इंपोर्ट कर ले, वो एक अलग केस है। पर इस केस में आप समझेंगे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक वक्त में एक ही प्रोडक्ट क्रिएट होगा, अरे नहीं क्रिएट होगी। किसको, हाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उस फायदा नहीं है ना, क्योंकि फिर हम ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, की वैल्यू के पेयर की फॉर्म में। फिर हम वैसे ही कहते हैं कलर 1 इज इक्वल टू रेड, कलर 2 इज एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती। अगर हमने सिर्फ पीछे कलर्स की प्रॉपर्टी दे दी तो उसका मतलब है इस प्रोडक्ट के कितने कलर्स अवेलेबल हैं। फिर साइजेस की दे दी तो साइजेस के आगे ये तो यूज केस प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के एक्सपीरियंस किया जाता है ना। कि अब जब इसमें देखेंगे तो इसके साइजेस कितने चाहिए, 3 साइज अवेलेबल हैं, बास के 4 अवेलेबल होंगे, बार के 5 अवेलेबल होंगे, तो उस अरे में एंट्री होती जाएगी 4 या 5 या 6 जितने भी हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ठीक है, सॉरी ठीक है, यहीं तक है, इससे आगे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बस फिनिश। नेस्टिंग करते जाएं जब कोई नई चीज आए तो। अच्छा अब हाँ इन स्टॉक, अच्छा इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट में लगा होता है, तो वो हम अलग प्रॉपर्टी ना बनाएं, इसी को चेक कर सकते हैं कि जहां किसी भी प्रोडक्ट की स्टॉक 0 हो जाए तो हम उसे क्या मैसेज शो कर दें, आउट ऑफ स्टॉक। और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी प्रोडक्ट में, हाँ सेल, वो ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए वो तो हम ऑर्डर की अलग कलेक्शन बनाएंगे ना। जैसे कार्ट की कलेक्शन बनाते हैं ना, तो उसमें सारे के सारे आइटम देंगे, हम ओवरऑल बाद में कार्ट के अरे को क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि इतने आइटम। इसी तरह जब ऑर्डर प्लेस होते जाएंगे तो ऑर्डर की अलग अरे मेंटेन करेंगे, और जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर में आएंगे तो हम उनको काउंट करके कहेंगे इतने ऑर्डर दें। यहाँ भी क्या जिक्र कर रहा था, क्या था, सॉरी डिस्काउंट, यानी अक्सर प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट भी होता है, अक्सर पे नहीं भी होता। तो जिस पे नहीं है उस पे क्या कर दें, कितने परसेंट डिस्काउंट। मिसाल के तौर पे मैं स्ट्रिंग में कहता हूं जी कि 10%, जिस पे नहीं है उसको क्या कर दें, 0 कर दें। तो इस 10% को हम बाद में यूज करके, ये सिंपली परसेंट ना करें, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये परसेंट में ही होगा, नंबर कर दें और डिस्काउंट 10। तो अब हर प्रोडक्ट का डिस्काउंट अलग होता है, बाज का 10 होगा, बाज का 20 होगा, बाज का 30 होगा, सेल होगी तो और ज़्यादा होगा, 50% पे चला जाएगा। ये बिहाइंड द सीन फिलॉसफी हो रही होती है। बहरहाल कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, इस ऑब्जेक्ट को इतना ही रखते हैं, बाद में हम देखें, अब जरूरत पड़ी तो हम बढ़ा लेंगे। अब बेसिकली होगा क्या कि जब मैं इस इंफॉर्मेशन को सेंड करूंगा, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, तो हमें पता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम खाली रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, रिक्वेस्ट के साथ कोई डाटा भी सर्वर पे पोस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और डाटा हम कैसे भेजेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में। डाटा हम कैसे भेजेंगे, रिक्वेस्ट की बॉडी में। आप कहेंगे हेडर में क्यों नहीं भेज रहे, तो मैंने अभी बताया आपको कि हेडर में आप नॉर्मली मेटा डाटा भेजते हैं। जैसे HTML के पेज के हेड टैग में आप डिजाइनिंग नहीं करते, हेड टैग में क्या करते हैं, मेटा डाटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज, इसके साथ CSS की फाइल कौन सी लिंक है, इसके साथ मेटा टैग्स कौन से हैं, इसकी ये क्या है, इसका वो क्या है, और बॉडी में एक्चुअल सारा काम करते हैं। यही काम इधर है, ठीक है। तो यहाँ हेडर नॉर्मली HTTP के हेडर में क्या होता है,
मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन, और HTTP की बॉडी में क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन आप सर्वर को भेजना चाह रहे हैं। ये काम क्लियर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब जब मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा ना, तो सर्वर पे ये मैसेज या ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ठीक है। अब सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची, इस बात का अंदाजा कैसे लगाएंगे आप? बिलफर्ज यहाँ आए और प्रोडक्ट का एंड पॉइंट पोस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे है, ये है ना, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। तो अभी आपको यही मैसेज आ रहा है ना, क्रिएट फंक्शन कॉल्ड, क्रिएट फंक्शन कॉल्ड। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीस ऑफ लॉजिक करेंगे। हमने इसको सेपरेट इसलिए किया था कि हम जाहिर है इसमें बिजनेस लॉजिक लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स होगी, ज़्यादा होगा, तो सर्वर में मैसअप क्रिएट ना करें। तो इसका मतलब है जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये वाला फंक्शन हिट होता है। यहाँ तक तो आप सबको पहले से ही क्लियर है। अब मैंने कहा ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्सप्रेस के अंदर मौजूद है और ये हर फंक्शन के साथ आप लिख सकते हैं। इस रिक्वेस्ट हमने फ्रंट एंड से क्या भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है ना रिक्वेस्ट के अंदर डाटा भेजा ना। उस रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या है, रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। तो मुझे बताएं कि अगर ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है तो मैं अगर इसे ये कर दूं, सॉरी इसे ये कर दूं यहाँ पे लॉग, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो मैंने लॉग करके दिखाया था ना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मुझे अंदाजा करें कि रिक्वेस्ट के दो पार्ट्स तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिक्वेस्ट डॉट हेडर। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एक्सेस कर लिया। जब मैंने एक्सेस कर लिया, अब जो इन्फॉर्मेशन मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा वो इन्फॉर्मेशन मुझे इस लॉग में यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं नज़र आएगी, एक छोटा सा मसला है, वो फिक्स करूंगा तो फिर नज़र आएगी। लेट्स सी कि क्या आता है इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। मोस्ट प्रोबेबली अनडिफाइंड आएगा या एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। तो इफ़ आई कम बैक एंड इफ आई हिट इट अगेन, सो आई रिसीव्ड एन अनडिफाइंड हियर। दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये डाटा। अच्छा, ये जो है ना सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेशन है कि आपको रिक्वेस्ट के अंदर आने वाले डाटा को पार्स करना पड़ता है। पार्सिंग का मतलब कन्वर्जन होता है। नेटवर्क पे जो डाटा आप भेजते हैं आपको मेक श्योर करना होता है कि वो रिक्वेस्ट बॉडी का डाटा जो है वो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है। उसके लिए यानी ये हमारा फ्लो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये अनडिफाइंड आने का मतलब सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे एक पैकेज करेंगे बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर एक्सप्रेस, ठीक है। आप ये देख भी लेंगे जी बॉडी पार्सर करता क्या है और क्या नहीं करता, थोड़ी सी इसकी कहानी शानी भी पढ़ लें। अच्छा, ये देखें, पार्स इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज इन अ मिडलवेयर बिफोर योर हैंडलर्स अवेलेबल अंडर द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रॉपर्टी। कि जब भी आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजते हैं तो बिफोर मिडलवेयर कैन रिक्वेस्ट दैट डेटा यू नीड टू पार्स इट। और ये काम कौन करके देता है आपको, बॉडी पार्सर, ठीक है। लेट्स सी, ये सारी कहानी आप इसकी पढ़ लें तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। एज रिक्वेस्ट डॉट बॉडीज शेप इज बेस्ड ऑन यूजर कंट्रोल्ड इनपुट। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो इंफॉर्मेशन आती है वो किसके कंट्रोल या किसके इख्तियार में है, यूजर के इख्तियार में है। यूजर जिस मर्जी चाहे फॉर्म में भेज दे, तो सर्वर सिर्फ क्या समझेगा भाई, जैसा नहीं समझेगा। तो सर्वर उस इनकमिंग डाटा को अपने मुताबिक पार्स करेगा पहले, ठीक है। और उस पार्सिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, बॉडी पार्सर। ये बात समझ आ गई है। अब अगर ये समझ नहीं आई तो आप वैसे ही कह लेंगे कि आपको बॉडी पार्सर लाजमी करना है, बस इसके बगैर आपकी रिक्वेस्ट इंटरप्रेटेबल नहीं होगी। तो बॉडी पार्सर का ये पैकेज है, यू हैव टू इंस्टॉल इट ऑन द सर्वर। सो लेट मी गो बैक एंड जी जितनी भी चीज़ें आप npm से इंस्टॉल करते हैं आप आंखें बंद करके गए वो लाइब्रेरी है। किसको क्यों ये रिश्तेदार लगता है आपका, ये मेरा हर चीज़ ठीक है ना। तो जब मैं खुद ही बता रहा हूँ कि वो नहीं करेगा, बिकॉज अभी मैंने आपको ये लाइन बताई है, नॉर्मली जब कोई लाइब्रेरी इंप्लीमेंट की जाती है ना तो जाहिर है उसका कोई मकसद होता है तभी ना। अब ये अनसर्टेन चीज़ है कि आप ये देखें ज़रा, आप जब फ्रंट एंड से डाटा भेजते हैं ना तो आपके पास कितने तरीके हैं पता है। फॉर्म डाटा भी भेज सकते हैं, www.form URL इनकोडेड डाटा भी भेज सकते हैं, आप डाटा को रॉ फॉर्म में भी भेज सकते हैं, और आप
इस डाटा को जब रॉ फॉर्म में कन्वर्ट कर, अच्छा बाइनरी में भी भेज सकते हैं, और जब आप रॉ में जाएं तो फिर आप ये भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी भेज सकते हैं, जेसन भी भेज सकते हैं, एचटीएमएल भी भेज सकते हैं, एक्सएमएल भी भेज सकते हैं। इसका मतलब है फ्रंट एंड से डाटा भेजने के इतने सारे तरीके अवेलेबल हैं। तो आप कैसे कहते हैं उसको समझ आना चाहिए था। मतलब उसको क्या पता कि यासिर अली डाटा किस फॉर्म में सेंड करेगा, अदनान खान डाटा किस फॉर्म में सेंड करेगा, ये किस फॉर्म में सेंड करेगा। तो उस बेचारे को तो नहीं पता ना यार। कोई भी बंदा किसी भी फॉर्म, या ऐसा हो सकता है कि हम एक जगह से एक फॉर्म में डाटा सेंड करें, दूसरी जगह से दूसरी फॉर्म में डाटा सेंड करें, तो उसको तो एक कंसिस्टेंट फॉर्म चाहिए ना। दैट्स वाई पार्सर गेट्स इनटू द एक्शन और कम्स इनटू द एक्शन, और इट एक्चुअली पार्सेस द डाटा एज पर इट्स डिजायर्ड नीड। समझ आई बात। तो क्यों कर लेना चाहिए, इसका जवाब अगर आप मुझे दे सकें तो लाजमी दें। मतलब अभी जो हम भेज रहे हैं हमें तो पता है क्लियरली, ठीक है, वो जेसन में कन्वर्ट करेगा इसको ना। ये अल्लाह दी कसम मैंने भी नहीं पता। मतलब किस फॉर्म में हो रहा होगा, अभी जो रिसीव हो रहा होगा ना, जिस फॉर्म में हम भेज रहे हैं इसी फॉर्म में रिसीव हो रहा होगा। फिर करेक्ट है ना, लेकिन फिर भी उसको तो मेक श्योर करना है, हमें पता है ना करेक्ट है, उसको तो नहीं पता ना करेक्ट है। मिसाल के तौर पे थोड़ी सी गलत एग्जांपल होने लगी है, चले, आप टेररिस्ट नहीं है, आप जाके जीएचक्यू के दरवाजे पे जाएं, अंदर जाके आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं, आपका सीएनआईसी भी बना हुआ है, कंफर्म है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप जन्मे भी पाकिस्तान में, पले भी पाकिस्तान में, आप जीएचक्यू के दरवाजे पे जाके मैं पाकिस्तानी हूं, आपको नहीं पता मैं पाकिस्तानी हूं, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो वेरीफाई करेंगे, भाईजान आईडी कार्ड दसो, भाईजान आए किधर से हैं वो भी बताएं, क्यों आए हैं वो भी बताएं, कैसे आए हैं वो भी बताएं, इधर तक पहुंचे कैसे हैं वो भी बताएं, जिस सवारी से आए हैं वो भी बताएं, ठीक है। भाईजान उन्होंने अपनी आप कहेंगे नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, मैं तो सब कुछ सब पूरा देखने में बिल्कुल ठीक ठाक पाकिस्तानी आदमी हूँ। इवन आपको छोड़े पब्लिक सेलिब्रिटी चली जाए जीएचक्यू के दरवाजे पे, उसको अंदर जाने देंगे? उनको भी छोड़े, कुछ मेजर कर्नल आता है ना, उसकी भी पहले चेकिंग होती है वहां पे, पता है आपको? क्योंकि रिसेंटली वो, खैर इधर की बातें नहीं करनी चाहिए ज्यादा, हमारी वीडियो पब्लिक जाएगी। बहरल यस, ये ना काला डाला पैर का, बहरल कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि उसको सही समझना, क्यों सही समझेगा भाई? मुझे फिर बाहर जाना पड़ता है समझाने के लिए। जी 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 बिल्कुल, पूरा का पूरा HTML पेज, XML तो XML की फॉर्म, वो भी कस्टम टैग्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, समझ आ गई भाई? तो बेशक आप सही भेज रहे हैं, लेकिन उसने अपनी तसल्ली करनी है भाईजान, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मुझे फिर भी मेरी तसल्ली चाहिए। एनीवेज, पता नहीं ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था जितना हमने बना लिए। तो कमिंग बैक टू दिस बॉडी पार्सर, और अब मुझे बताएं कि ये बॉडी पार्सर जो है, हमें हर रिक्वेस्ट को पार्स करना है, हमें इधर जरा देखें, इधर देखें, इसको मुझे दे दें, हमें इधर मुझे दे दें, हमें हर रिक्वेस्ट को पार्स करना है, इधर मुझे दे दें, क्या करना है? पार्स करना है हर रिक्वेस्ट को। समझ आई बात? बेहतरीन तरीका क्या है कि बॉडी पार्सर बेसिकली एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर ऑब्वियसली एक फंक्शन कॉल होगी। इसको कहां लिखूं ताकि ये हर रिक्वेस्ट में चल जाए? आई रिपीट माय क्वेश्चन, इसलिए मोबाइल लिया आपसे। बॉडी पार्सर को मैं चाहता हूं कि ये हर आने वाली रिक्वेस्ट को पार्स करे, तो बॉडी पार्सर को कहां लिखूं? app.use में। और इससे भी ज़्यादा अच्छा आंसर आता है अगर आप कहते जी कि इसे एक ग्लोबल मिडलवेयर में लिख दें, क्योंकि ग्लोबल मिडलवेयर ही वो वायद चीज़ है जो कि हर रिक्वेस्ट में एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब है बॉडी पार्सर को कहाँ रखेंगे? app.use में, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल मिडलवेयर app.use ही है, कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे ये हर रिक्वेस्ट में ट्रिगर होगा। तो समझ आ गई है? तो हर रिक्वेस्ट में क्यों? क्योंकि हर रिक्वेस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, उसकी पार्सिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो आप बजाय इसके कि हर रिक्वेस्ट में मैनुअली जाके ये काम करें, आप इस बॉडी पार्सर को उठा के लगा ही कहाँ दें। सो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, कहाँ पे लगाऊँ? ग्लोबल मिडलवेयर कहाँ पे लगाते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पहले एक app.use लगाया, मैंने app.use किया, और इससे पहले ऑब्वियसली मुझे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा बॉडी पार्सर, इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर, और
इस बॉडी पार्सर को यूज़ करना है आपने यहाँ पे और यहाँ पे। समझ आ गई ये बात? अब ये जो तरीका है ये थोड़ा सा डेप्रिकेट हो चुका है, यानी ये पुराना तरीका है। इसका नया तरीका भी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल। जब भी किसी लाइन पे स्ट्राइक थ्रू आ जाए ना, इसका मतलब है ये डेप्रिशिएट होगा या हो चुका है या आने वाले दिनों में हो जाएगा, यानी ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए इसका कोई मुतबादल यहाँ देख लें जो इन्होंने बताया हो, और इन्होंने इसका यूजेज क्या बताया है, दैट्स कैन बी लाइक दिस वन, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, और फिर अगर आपकी रिक्वेस्ट यूँ आ रही है www.url encoded, अभी हमारी ये तो नहीं आ रही ना, अभी तो हमारी रिक्वेस्ट क्या आ रही है, जेसन की, तो हमारे लिए ये काफ़ी है। ये दोनों इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही होगी बात? तो हम यहाँ पे वापस जाएंगे और ये जो डेप्रिसिएशन की वो हमें दे रहा है वार्निंग, ये हट जाएगी। अब सिर्फ इतना काम करने के बाद मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे, एंड आई विल बी सेंडिंग द सेम रिक्वेस्ट अगेन, एंड दिस टाइम आई विल बी गेटिंग द डेटा ऑन द सर्वर। चूँकि हमें पता है कि app.use में कुछ भी है वो कब ट्रिगर होता है, जब भी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स जाने से पहले बीच में ये एग्जीक्यूशन होती है मिडलवेयर की। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स कम बैक हियर, जेसन एवरीथिंग इज वेल, सेंड द रिक्वेस्ट। अब रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। सो इट्स टाइटल, प्रोडक्ट वगैरह 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 सब कुछ आ चुका है। तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर। समझ आ गई बात? अब आपको डेटा क्लाइंट से सर्वर भेजना है, तो आपको पहली जो चीज़ सबसे आपके जहन में आनी चाहिए वो कौन सा तरीका है जी? जेसन फॉर्म में। ये आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि परमानेंटली यही चीज़ें यूज़ होंगी। ये पहला तरीका है डेटा भेजने का। अब इस डेटा को करना क्या है हमने? इस डेटा को फिलहाल के लिए तो हम, ज़ाहिर है अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा आ रहा है, हम इस डेटा को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, न्यू प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस, और फिर अभी के लिए मैं इस मैसेज को रिमूव करके प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन यूज़र सर्वर पे भेज रहा है वही इन्फॉर्मेशन सर्वर से वापस यूज़र को भेज रहा हूँ। रियली मुझे क्या करना है, जब मैं इसको आगे करूँगा डेटाबेस के साथ, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन उठा के कहाँ भेज देनी है, आगे डेटाबेस की तरफ भेज देनी है। बस इतना सा काम करना है। तो अभी आप देखिएगा, जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे वापस ये मैसेज मिलने के बजाय जो डाटा रिक्वेस्ट में भेजूंगा वही डाटा रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। आई एम गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स। मेक सेंस? अब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल विद डाटा मूविंग टू बोथ फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट कंप्लीट हो गया। देयर आर टू अदर वेज टू सेंड द डाटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। कैन वी टॉक अबाउट देम नाउ? ओके, इसके लिए जरा फिर आपको इसका बैकग्राउंड चाहिए। जो सर्वर पे डाटा भेजने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप डाटा को URL पैरामीटर में भेज सकते हैं। डाटा को URL पैरामीटर में भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फ्रंट एंड में राउटिंग में पढ़ा है कि जब आप /product के बाद कुछ डायनामिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ भेजता हूँ जी 1 2 3 और फिर यहाँ भेजता हूँ जी 7 8 9। अब आपको पता है कि यहाँ तक वैलिड एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट बैक एंड पे डिफाइंड है, ठीक। बल्कि ये इस तरह करने के बजाय मैं ये जो हमारा राउट है ना, गेट सिंगल प्रोडक्ट /product, इस पे करूँगा ताकि ये सेव रहे एज इट इज़, ठीक है। तो मुझे पता है कि अभी अगर मैं इस पे इंफॉर्मेशन सेंड करूँगा तो मुझे वो सिंपल मैसेज आएगा /new product, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। मुझे गेट रिक्वेस्ट पे जाना है। वेयर इज द गेट रिक्वेस्ट? ये /API /product सिंगुलर। अब मैं अगर इसको हिट करूँगा तो मेरे पास ये कहाँ से आ रही है? ओके, नहीं डेटाबेस नहीं आ रही। हमने हाँ, यहाँ किधर गया गेट? ये हम यहाँ से भेज रहे हैं ना, गेट प्रोडक्ट बाय ID कॉल हो रहा है और इसमें से हम क्या भेज रहे हैं?
प्रोडक्ट्स, तो हम प्रोडक्ट्स के बजाय यहाँ भी क्या कर देते हैं, सिंपल मैसेज भेज देते हैं, मैसेज इज गोइंग टू बी सिंगल प्रोडक्ट। नाउ इफ यू कम बैक, तो अभी हम यहाँ से ये चाह रहे हैं, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी /API/प्रोडक्ट। तो पहला काम आपने क्या करना है, राउट चेक करना है। राउट कहाँ से चेक करना शुरू करना है, /API है जी, बिल्कुल है। अगला काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट राउट्स के अंदर जाना है, /API के बाद /प्रोडक्ट है जी है, और ये प्रोडक्ट जा रहा है गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी पे जी, बिल्कुल जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ तक सब कुछ सीम्स ओके, बट स्टिल इट इज़ गिविंग अस एरर। ओके, वो कुछ और एरर था शायद, समझ आ गई बात। तो अब बुनियादी तौर पे मुझे जो आपको ये बताना है कि पहला तरीका सर्वर पर इंफॉर्मेशन भेजने का क्या था, बॉडी के जरिए। दूसरा तरीका ये है कि यूआरएल में आप यहां तक आपको पता है बेस एंड पॉइंट है, लेकिन अगर मैं इसके आगे स्लैश लगा के 1 2 3 लिख दूं, स्लैश लगा के कुछ भी लिख दूं, स्लैश लगा के ये लिख दूं, तो इसका मतलब है ये जो तीन चीज़ें हैं ना, जो हमारे राउट में शामिल नहीं हैं, हमारे एंड पॉइंट में शामिल नहीं हैं, ये वो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हम यूआरएल के थ्रू सर्वर तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक, और इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पैराम्स। आपको अगर याद हो, फ्रंट एंड में हमने यूज़ पैराम किया था और हमने यूज़ पैराम हुक इस्तेमाल करके पैरामीटर में आने वाली इंफॉर्मेशन को कैच किया था, वो तो था फ्रंट एंड। बैक एंड में भी ये पॉसिबल है। तो अब इसका मतलब है मैं यूआरएल पैरामीटर्स में 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, 12, 45 और 789। ये सर्वर पे तब रिसीव हो सकते हैं अगर हम इस यूआरएल पैरामीटर में आने वाले, अगर मैं इसी तरह अभी सेंड कर दूं ना, एरर क्यों? अगर मैं यहां तक इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजता तो देयर वाज नो एरर, बिकॉज ये एंड पॉइंट डिफाइन हुआ है पीछे। लेकिन मैंने इसके पीछे अब ये तीनों चारों चीजें एम्बेड कर दी, तो कह रहे हैं यार इस नाम का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। मेक सेंस? तो अब इसका मतलब है अगर मुझे ये पैरामीटर में आने वाला डेटा, ये यूआरएल पैराम में आने वाला डेटा बैकएंड पे रिसीव करना है, तो मुझे यहां आना पड़ेगा इसके राउट्स पे, और दिस इज द प्लेस ना वेयर दिस इज द एंड पॉइंट व्हिच आई एम हिटिंग। तो मैं यहां पे करूंगा /product /num1, और आपको पता है कि अगर आप यूआरएल में कॉलन लिख दें तो कॉलन के साथ आने वाली चीज क्या ट्रीट होती है, वेरिएबल ट्रीट होती है। तो इसका मतलब है कि जो यूआरएल पैराम में पहले नंबर पे आने वाली जो चीज या जो भी नंबर या जो भी स्ट्रिंग होगी वो किधर रिसीव होगी, num1 में रिसीव होगी। आप इसे कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, मैं इसे देता हूँ जी, पहले वाले को दे देता हूँ A, स्लैश करके फिर ये डालें तो फिर ये B। इसका मतलब है जो स्लैश के बाद दूसरे नंबर पे आने वाली इंफॉर्मेशन है वो किधर रिसीव होगी, B में। और अगर स्लैश के साथ फिर कॉलन और C कर दूं तो जो तीसरे नंबर पे आने वाला पैराम है, यूआरएल पैरामीटर है, वो किधर रिसीव होगा, तीसरे वेरिएबल में। मेक सेंस? अब अगर मैं दोबारा यहां पे जाऊं और यहां इसे हिट करूं तो आई डोंट गेट एनी एरर। वजह उसने बता दी कि यार यहां तक तो ठीक है, स्टैटिक डिफाइन था, यहां से आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं रिसीव कर रहा हूं और मैं फनाओ उनको कहां भेज रहा हूं, उन 3 A, B और C नाम के वेरिएबल्स में। मेक सेंस? तो इसका मतलब है हमारे क्लाइंट से यूआरएल पैराम्स के जरिए इंफॉर्मेशन कहां चली गई है, सर्वर पे चली गई। इसमें नो रिक्वेस्ट बॉडी इन्वॉल्व और इसमें नो रिक्वेस्ट हेडर इन्वॉल्व। ठीक, तो यूं अगर आप रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट हेडर और यूआरएल पैराम, तो कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। रिक्वेस्ट बॉडी में भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट हेडर में भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, और यूआरएल पैराम्स में भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बताऊंगा कहां यूज। अबे खास होने वाली है ना यार, ठहर जाना, अभी आम है ना, खास तो होने वाली है ना। आप किसी प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे तो कैसे डिलीट करेंगे, फ्रंट एंड से आईडी भेजेंगे ना यार, ये प्रोडक्ट तो आईडी कैसे भेजेंगे, यूज नहीं होगा। अपडेट करेंगे किसी प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, आईडी की बेस पे भेजेंगे, वो आईडी कैसे भेजेंगे, तो यूज होगा तो तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज कोई चीज यूजलेस नहीं है। इसलिए जरा होल्ड ऑन रखें, जरा समझें। फिलहाल टॉपिक क्या है, सर्वर पर डेटा भेजना क्लाइंट से 3 तरीके,
ये पहला बॉडी पड़ा है, दूसरा ये पड़ा है। अब ये जो पीस ऑफ डेटा यहां से जा रहा है यूआरएल के जरिए सर्वर पे रिसीव भी हो रहा है, लेकिन हमें दिखेगा कैसे? वो वेरिएबल हम एक्सेस करेंगे। तो याद रखें कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है किस में? वो यूआरएल पैरम में रहा है, लेकिन तो रिक्वेस्ट के साथ रहा है ना भाई। तो ये इंफॉर्मेशन यहां से निकालने का क्या तरीका है? रिक्वेस्ट डॉट PARAMS। तो अब आपके पास दो चीजें हो चुकी हैं, एक रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और दूसरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और अगर मैं इसको लॉग कर दूं और यहां P कर दूं, तो याद रखिएगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यूआरएल पैरामीटर्स में आएगी सर्वर पे, वो ऑटोमेटिकली यूआरएल पैरम्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देगा हमें, जैसे यूज पैरम में होता था। यहाँ हुक्स वुक्स नहीं है क्योंकि हम सर्वर साइड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इसको क्या बना देगा? लेट्स कम डाउन एंड लेट्स सी हियर आफ्टर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिएगा, इफ आई सेंड द रिक्वेस्ट एंड इफ आई कम टू द सर्वर, ये देख रहे हैं A12, B45, C79। Why? Because A got received in the A variable, whatever variable name you will give here। तो पहली वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी, तो ये उसने ऑब्जेक्ट बना दिया। A में 12 पड़ा हुआ है, दूसरी वैल्यू B में 45 पड़ा हुआ है और तीसरी वैल्यू C में। अब आप मुझे बताएं कि मुझे अगर इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसको डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता? ऑब्जेक्ट है ना, A B C, ऐसे नहीं अलग अलग कर सकता? कर सकता हूं ना। दैट्स इट। हम जो भेज रहे होंगे, अब जरा रियलिस्टिक केस नहीं, हम कह रहे हैं जी कि वी नीड एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आपने ऑलरेडी एंड पॉइंट पढ़ा है, अवेलेबल होता है /product/id। तो रियलिस्टिकली हम क्या भेज रहे होंगे? /product/product_id। और फिर यहां पे जाके क्या कर रहे होंगे? राउट्स में /id, और फिर इसको यहां पे आके रिसीव कर रहे होंगे। पैरम्स में से क्या निकालो? आईडी निकालो। स्ट्रिंग मिलेगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। यूआरएल में आप जो कुछ भी भेजेंगे वो क्या बना देगा? आपको स्ट्रिंग बना देगा। अगर आप उसको नंबर बनाना चाहते हैं तो उसको पार्सेंट कर दें दोबारा से। ठीक है, सो यहां तक क्लियर हो गई है जी बात सबको? कोई मसला मसाइल? तो यूआरएल में डेटा भेजने का सर्वर पर, यानी सर्वर पे डेटा भेजने का दूसरा तरीका क्या है कि यूआरएल में बतौर पैरामीटर भेज दें। तीसरा और आखिरी तरीका, चौथा है ना, नहीं हेडर में नहीं बताया अभी मैंने आपको, सिर्फ बॉडी बताया और यूआरएल पैराम बताया। तो अभी तीसरा है, ये आखिरी नहीं है बेसिकली। तीसरा तरीका है, अच्छा पहले एक और ज़रा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ ना किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, लेट सपोज मैंने लास्ट टाइम एक आपको बताई थी दाढ़ी मूछ, मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन चले इनकी वेबसाइट अच्छी बनी है तो हम इनका रेफरेंस देख लेते हैं। हमने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ज़रा आप गौर से देखिएगा ये रिक्वेस्ट पैरामीटर्स यूज़ कहाँ पे हो रहे हैं। ये जो पैराम बताया आपको ये कहाँ यूज़ हो रहा है? ये टॉप पे देख रहे हैं /collection/face। /collection हार्ड कोड है, /face डायनामिक आ रहा है, लेकिन ये कैटेगरी का नाम है। अब आप इसमें से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करें, तो /face/product नहीं, इसने स्लग बनाया हुआ है, वी नीड अनदर दैट गिव्स अस आईडी। बेसिकली ये स्लग कैसे जा रहा होगा? वेरिएबल्स के जरिए। जो फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो यहाँ पे बजाय आईडी भेजने के वो पूरा का पूरा क्या भेज रहा है और वहाँ जाके क्या रिसीव कर रहा है? तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है सर्वर पे? यूआरएल पैरामीटर के जरिए। पता लग गया यूज केस क्या है? अब जरा प्रैक्टिकल हम भी करेंगे तो मजीद पता लग जाएगा। अब तीसरी चीज देखें जरा, जो हम तीसरा तरीका पढ़ने लगे हैं। आप गूगल पे कोई क्यूरी करें, ये तीनों तरीके यूजफुल है, मतलब इनमें से कोई भी बेकार नहीं है। आप गूगल पे जाएं और लेट मी ओपन अप गूगल फर्स्ट। यहां पे करें जी आप फॉर एग्जांपल EXPRESS एक्सप्रेस.js करें मिसाल के तौर पर। अब यहां देखिएगा टॉप पे इंटरेस्टिंग पैटर्न। इफ यू गो ऑल द वे अप, ये देख रहे हैं google.com/search,
तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ही मैंने सर्च के बटन पे क्लिक किया, गूगल ने यूआरएल बिल्ड किया, तो गूगल ने एक नया पेज ओपन कर लिया विच इज़ विद द नेम सर्च। अगली चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे उसके आया जी क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आया क्यू, क्यू मीन्स क्यूरी, और उसके बाद आया इक्वल्स, और इक्वल्स के बाद आया एक्सप्रेस जेएस। अगर स्पेस है तो बीच में उसने प्लस करके दोनों को कनकैटिनेट कर दिया। अब ये जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये देख लें, जब भी आपके यूआरएल में कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसको हम कहते हैं ये क्यूरी स्ट्रिंग है। ये क्या है? यानी व्हेनेवर क्वेश्चन मार्क गेट्स एडेड इन फ्रंट ऑफ द यूआरएल इट इज अ क्यूरी स्ट्रिंग। और क्यूरी स्ट्रिंग इज वन ऑफ द वेज टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्यूरी स्ट्रिंग क्लाइंट से सर्वर को इंफॉर्मेशन सेंड करने का एक तरीका है जो अभी हम पढ़ने लगे। समझ आ गई बात? इसका मतलब है गूगल सर्चिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? जो आपने क्यूरी लिखी होती है उसे गूगल के सर्वर तक कैसे पहुंचाता है? थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग। ये भी यूजफुल है। क्यूरी स्ट्रिंग का एक खास पैटर्न है और एक खास सिंटैक्स है। क्यूरी स्ट्रिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? क्वेश्चन मार्क से, और क्वेश्चन मार्क के बाद की और वैल्यू के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंड होगी। यानी क्यू क्या है हमारे पास? की नेम, दरमियान में इक्वल, और एक्सप्रेस जेएस क्या है? वैल्यू है। समझ आ गई बात? अगर एक से ज्यादा पीसेस ऑफ डेटा आपने सर्वर पर सेंड करना है तो दरमियान में एम्परसेंड साइन आएगा। दरमियान में क्या आएगा? एम्परसेंड साइन आएगा, फिर की और वैल्यू, फिर दरमियान में एम्परसेंड साइन आएगा, फिर की और वैल्यू, और यही पैटर्न गोज ऑन जितनी इंफॉर्मेशन सेंड कर। खाल जाना। ये समझ आ गई बात? अब जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन मार्क, ये क्यू क्या है? की नेम इक्वल्स टू के बाद यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी क्या है? वैल्यू है। प्लस है, माइनस है, डॉट है, जो मर्जी है, आपने किसी को नहीं करना, उसको छोड़ दें। आपने सिर्फ किसको ढूंढना है? क्वेश्चन मार्क को और एम्परसेंड को। जहां क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब यहां से क्यूरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, और जहां एम्परसेंड है इसका मतलब है यहां वन पीस ऑफ डेटा, यहां से आगे दूसरा पीस ऑफ डेटा स्टार्ट हो रहा है। बाकी विद जो कुछ भी है वो थोड़ा को लेना देना नहीं। इसने प्लस क्यों दिया? नॉर्मली अगर हम प्लस ना दें तो यूआरएल स्पेसिस को स्पेशल कैरेक्टर्स में इनकोड कर लेता है, तो इसने इस इनकोडिंग से बचने के लिए क्या दे दिया? ये भी प्रोग्रामेटिक इंप्लीमेंटेशन है इनकी अपनी, ये हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बहरहाल अब आप देखें कि Q इक्वल्स टू एक्सप्रेस जेएस यहां तक, फिर आगे क्या आया? एम्परसेंड। इसका मतलब है यहां से दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन SCAESV इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक, यहां आ गया, फिर एम्परसेंड, यहां से आगे तीसरा सोर्स इक्वल्स टू यहां तक HP, फिर एम्परसेंड, फिर EI इक्वल्स टू यहां तक, फिर इफ इज IG पता नहीं क्या। तो समझ रहे हैं कि ये डाटा भेज रहा है यहां से किस फॉर्म में? की और वैल्यू की फॉर्म में। एंड दिस वे ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज कॉल्ड एज सेंडिंग डेटा थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग। सेंडिंग डेटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी नंबर 1, सेंडिंग डेटा इन यूआरएल पैराम्स या पैरामीटर्स 2, सेंडिंग डेटा इन यूआरएल क्यूरी स्ट्रिंग 3। तीसरा तरीका जरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मुझे यहां से कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजनी है तो मैं क्या कर सकता हूं? स्लैश प्रोडक्ट, यहां तो हमारा एंड पॉइंट है ही है। अगर मैं इसमें लिख दूं, अच्छा चूंकि ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसमें हमने क्यूरी पैरामीटर ट्राई कर लिया, तो अब हम कोशिश करते हैं कि तीसरा तरीका कहीं और करें। लेट्स सपोज डेल में डिलीट की रिक्वेस्ट में जाते हैं। ठीक, लेट्स टेस्ट दिस फर्स्ट। अगर मैंने डिलीट की रिक्वेस्ट भेजी तो डिलीट फंक्शन इज कॉल्ड, आपको पता है कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मैं डेटा भेजूंगा कहां से? डिलीट के बाद क्या डालूंगा? क्वेश्चन मार्क। तो जहां क्वेश्चन मार्क आ जाए उससे आगे क्या स्टार्ट होता है? क्यूरी स्ट्रिंग। और इसके बाद जो की नेम है वो भी मेरी मर्जी का होगा, जो वैल्यू है वो भी मेरी मर्जी की होगी। मैं कहूँगी जी ये मेरा नाम है इक्वल्स टू यासिर। फिर मुझे भेजना है जी मेरी एज है, असली वाली नहीं नकली वाली, वो है जी 30। ठीक है, फिर मैं कहूँगी जी मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या करूँगा? हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ क्या बना रहा हूँ? एम्परसेंड। फिर मैं कहूँगा जी मेरी क्वालिफिकेशन है जी व्हाट लाइक इट्स MCS। अब अगर मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा तो नथिंग ब्रोक, इंफॉर्मेशन हैज बीन सेंट, नथिंग रिसीव्ड हियर। क्योंकि आपको पता है सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजना ही काफी नहीं होता, यहां रिसीव भी करनी होती है। ये वाला फंक्शन ट्रिगर होता है डिलीट फंक्शन और कॉल। अब जो इंफॉर्मेशन आप क्यूरी स्ट्रिंग में भेज रहे हैं वो भी रिक्वेस्ट में ही आएगी। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी
फिर क्या पढ़ा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, ही गॉट इट राइट, गॉट इट, REQ.QUERY। तो जो उस दिन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लॉग करके दिखाया था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, और मैंने कहा था हमने इसमें से 3-4 चीजें यूज करनी है, वो यही है। समझ आ गई बात? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट, और कुछ और भी हैं 2-3, लेकिन वो जब यूज आएगा तब बताऊंगा। मैं इसको कहता हूं जी, अच्छा अब ये इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे होगी, आपको अंदाजा है किस फॉर्म में होगी, किस हालत में होगी, किस फॉर्म में होगी? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी। वेरी नाइस। इस ऑब्जेक्ट की कीज और वैल्यूज दोनों फ्रंट एंड से ही आ रही हैं, वो दरमियान से इक्वल हटा के उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बना के हमें दे देगा। लेट्स सी। अब अगर मैं दोबारा सेंड करता हूं इन्फॉर्मेशन, तो आई शुड सी समथिंग इन हियर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहां से भेज रहा हूं वो बैकएंड पे मुझे क्यूरी स्ट्रिंग में ये मिल जाएगी, नेम यासिर एज 30 कॉल MCS। आखिरी तरीका रह गया रिक्वेस्ट हेडर में इंफॉर्मेशन भेजने का, और लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन करने के दौरान टोकन भेजेंगे, बिकॉज टोकन इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, और हेडर में सिर्फ वो चीज़ भेजते हैं जो इंतहाई ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रिक्ट करनी होती है। समझ आ गई बात? तो 3 तरीके हमने अभी पढ़ लिए हैं। चौथा तरीका हमने रह गया कि सर्वर से क्लाइंट पे, सॉरी क्लाइंट से सर्वर पे डाटा भेजने का। सर्वर से क्लाइंट पे लाने का बड़ा सिंपल तरीका, गेट कर लो भाई, दैट्स इट। लेकिन क्लाइंट से सर्वर पे डाटा भेजना, सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना और बात है, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ डाटा भेजने का 3 तरीके। रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिक्वेस्ट हेडर। और रिक्वेस्ट में डाटा भी भेजना हो तो हम डाटा भेज सकते हैं इन द रिक्वेस्ट बॉडी, हम डाटा भेज सकते हैं इन द रिक्वेस्ट URL। हम URL में भी 2 तरीके हैं, URL पैराम्स और URL क्वेरी स्ट्रिंग। ये समझ आ गई है? ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत हो गया। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं जी कि हम कब पैराम यूज़ करेंगे, कब हम क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, कब हम रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ करेंगे। तो इसका हल्का सा आंसर सुन लें, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ जाएगी। जब आपने URL पैराम में कोई इंफॉर्मेशन भेजी तो वो पब्लिक थी ना, सबको नज़र आ रही थी ना URL में। जब आपने क्वेरी स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन भेजी तो वो भी पब्लिक थी ना। जब आपने रिक्वेस्ट की बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजी तो वो किसी को नज़र आई। तो जब कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन भेजनी हो सर्वर पे या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजनी हो, दैट इज़ नॉट सपोज टू बी सीन बाय समबडी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज़ द मोस्ट सिक्योर वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन। इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है तो फिर हेडर में, लेकिन हेडर का एक प्रॉब्लम है कि हेडर ज़्यादा अमाउंट में डाटा नहीं ले जा सकता। तो रिक्वेस्ट क्यूरी और रिक्वेस्ट पैरम में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आप भेजते हैं वो यही भेजते हैं। अगर आपने सर्चिंग करनी हो तो सर्चिंग पब्लिक होती है ना, दैट नीड्स नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एक्चुअली, नॉट टू बी हिडन। तो जैसे गूगल खुद सर्च कर रहा है तो वो क्या फॉलो कर रहा है? क्यूरी स्ट्रिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब आपने कोई सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल रिसोर्स गेट करना है तो उसकी ID कहाँ भेजते हैं? URL पैरम में भेजते हैं। भाई यही पैटर्न है, ठीक है। तो ये 3-4 यूज़ केसेस हैं जिनको हमने बार बार फॉलो करना है। अब तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नाउ वी आर ऑल सेट टू टॉक अबाउट डेटाबेस, बिकॉज आज मुझे डेटाबेस पे बात करनी थी, लेकिन चूँकि अनइंटेंशनली मुझे याद ही नहीं था कि मैंने ये क्लाइंट से सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजना सिखाया ही नहीं। तो नाउ वी गॉट ऑल द 3 पॉसिबल वेज फॉर सेंडिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अब सपोज करें कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर तक पहुंच गई। अब हमने सर्वर पे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर ली। अब हमने सर्वर से उस इन्फॉर्मेशन को आगे कहाँ भेजना है? धक्का देना है हल्का सा, और वो धक्का देना है। उसके लिए आज की जो इंट्रो क्लास में आया था ODM, ORM और मोंगूज की लाइब्रेरी, ये कल दोबारा काम आएगी, तो कोशिश कीजिएगा मुझे उसको